हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था सूनर और शोयान को छोड़कर सब ये डेमोनिक रियलम के अंदर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हमें शोयान, जिसको की प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट ने पोजेस करके रखा है, उसके और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बीच में एक बैटल को दिखाया जाता है। फिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट एक फॉर्मेशन का यूज करके डेमोनिक फ्लेम को कैद कर देते हैं। हालांकि खुद को बचाने के लिए डेमोनिक फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एंड में उसको अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जिसके वजह से अब वो खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, इस बारी मुझे छोड़ दो, आगे से मैं जरूर बदलूंगा मास्टर। और इधर प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट कहते हैं, जो इंटेलिजेंस और मेमोरीज मैंने तुम्हें दी है वो अब से मैं तुमसे वापस लेता हूँ, जिसके वजह से तुम्हारे अंदर के वो वायलेंट कैरेक्टर का खात्मा हो जाएगा। और ऋण में जाकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दोनों ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। और अब ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस रियलम पूरा का पूरा शांत माहौल पर लौट आता है। और इन दोनों के गायब होने के बाद हमें नीचे माग्मा के अंदर एक छोटा सा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का बेबी फॉर्म को दिखाया जाता है। और इस टाइम के दौरान नॉर्मल दुनिया में 7 दिन बीत चुके होते हैं। और इस टाइम के दौरान मास्टर याओलाओ का टीम और गुक्लान का टीम सोयान और जूनर को लेकर काफी ज्यादा टेंस्ड होता है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होकर आता है डेमोनिक फ्लेम रियलम के अंदर। और अभी के लिए शोयान, जो कि आंखें बंद करके बैठा हुआ था, 7 दिन के बाद अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है जब ये हेवनली फ्लेम को मैं रिफाइन करूं। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब ये बातों को सुनकर जूनर भी अपनी आंखों को खोल देती है। अब वो मुस्कुराते हुए शोयान को पूछती है, ब्रदर शोयान, क्या आप रेडी हो? ये सुनने के बाद शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब शोयान की आंखें देखती है ऊपर के फॉर्मेशन को, जिसको कि कुछ फ्लेम की लाइट ने कनेक्ट करके बनाया होता है और उसके अंदर से हल्का सा ठंडक भी बाहर आ रहा होता है। अब शोयान की उंगली वो फॉर्मेशन की तरफ पॉइंट करते हुए जूनर को कहता है, ये है कोल्ड फायर फॉर्मेशन। इससे चिलिंग दाव की किसी भी ऑर्डिनरी तरीके की कोल्ड एनर्जी से नहीं बनती। वैसे नॉर्मली से एक तरीके की फायर भी बोला जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मेशन उतना ज्यादा टेरिफाइंग तो नहीं है जैसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की फॉर्मेशन थी, लेकिन तब भी थोड़ा सा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ये सप्रेस कर पाता है। अब ये सुनने के बाद जूनर अपने सर को हाँ में हिलाती है। इसी टाइम पर शोयान बहुत सीरियस होकर कहता है, अब मैं इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने जा रहा हूँ, तो जूनर तुम मेरा रखवाला करना। ये सुनकर जूनर अपनी सर को हाँ में हिलाते हुए सोचती है, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्यूरिफाई करना इतना आसान नहीं होने वाला, और अगर इसे ढंग से प्यूरिफाई नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद शोयान को रिफाइन कर ले और एंड में जाकर शोयान की राग बचा होगा। और गाइस, मैं आप सबको बता दूं, ये सारे चीजों के बारे में पहले से ही शोयान को पता होता है, लेकिन अभी के लिए शोयान के पास टाइम नहीं था कि वो ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे। अब फटाक से शोयान अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए आसमान की फॉर्मेशन को धीरे धीरे रोटेट करवाने लगता है। अब हमें उसके अंदर से एक गोल्ड एनर्जी को बाहर आते हुए दिखाई देता है। उसके बाद वो एनर्जी शोयान के कंट्रोल के अंदर उस डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास चला जाता है। अब ये गोल्ड एनर्जी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि हमें नीचे के माग्मा में कई सारे क्रैक्स बनते हुए दिखाई देता है। अब हमें नीचे के माग्मा को दूर जाते हुए दिखाया जाता है और नीचे सिर्फ वो छोटा सा फायर लोटस ही रह गया था। और अभी के लिए वो डेमोनिक लोटस धीरे धीरे रोटेट हो रहा था। अब जैसे ही शोयान वेरीफाई करता है उसका ये फॉर्मेशन उसको हेल्प कर रहा है, वो इंस्टेंट ही रिलीफ फील करता है। अब फटाक से शोयान अपने हाथों को क्लेंच करता है तो एक पिंक जेड बोतल का पिल डिब्बा उसके हाथों में अपीयर होता है। और इस बोतल को जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर से एक हल्का सा रेड कलर का लिक्विड बाहर आता है और ये सीधे के सीधे चला जाता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर। और ये रेड लिक्विड को बोला जाता है ड्रंकार्ड डेमन सलाइवा, और ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल की नमी को पोसेस करता है, यानी कि ये किसी भी चीज को शून्य कर सकता है। और इधर शोयान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये सलाइवा
सलाइवा डेमोनिक फ्लेम को भी पूरे तरीके से नम कर देगा। वो तो बस इसको ट्रायल बेसिस पे यूज कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही सक्सीड होता है इस मौके का फायदा उठा के प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को थोड़ा सा लेजी बना देता है। इस तरीके से डेमोनिक फ्लेम की स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके चलते शोयान का रिफाइनमेंट इफेक्ट बढ़ जाता है। और जब ये ड्रंकन डेमन सलाइवा उस लोटस के ऊपर गिरता है, हम उस फायर लोटस को फैलते हुए देख पाते हैं और उसके जो अलग अलग पेटल्स होते हैं वो भी इस टाइम पर धीरे धीरे रोटेट कर रहे होते हैं, मतलब ये लेजी हो गए होते हैं। और उस टाइम पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास अपनी स्पिरिचुअलिटी थी, लेकिन इसे ट्रू इंटेलिजेंस नहीं बोला जा सकता। और अगर ये पहले की तरह इंटेलिजेंट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बन पाता है तो फिर इससे इंसान का कांटेक्ट में आना होगा। लेकिन बस बात कुछ ऐसी है कि अभी के लिए शोयान के पास ट्राई करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी स्टेप को कंप्लीट करने के बाद शोयान बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो फटाक से अपने स्टोरिंग में से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है और ये होता है वो 9 येलो स्प्रिंग पिल। अब जैसे ही ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कांटेक्ट में ये येलो पिल आती है, इसने डेमोनिक फ्लेम के सरफेस को आइस लेयर से कवर कर दिया था, लेकिन जस्ट ये बर्फ की परत जमी ही होती है तभी वो लोटस फ्लेम का टेरिफाइंग टेम्परेचर इसे वेपराइज कर देती है। अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी से लगातार सिजलिंग साउंड बाहर आते हैं और अभी के लिए आसमान में खड़ा हुआ शोयान गहरी सांस को भरते हुए जूनर की तरफ देखते हुए अपने सर को हिलाता है। उसके बाद उसका बॉडी अचानक से मुड़ता है और वो एक ही फ्लाश में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने प्रकट हो जाता है। और इस टाइम पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की जो पेटल्स होते हैं वो नीचे की तरफ मुंह कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से इस फायर लोटस के बीच में जो पिंक फ्लेम होता है वो शोयान को दिखाई देने लगता है। और ये फ्लेम का क्लस्टर कोई न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है और इस पिंक फ्लेम के क्लस्टर में से ऐसा टेम्परेचर बाहर आता है जिसे सेंस करके किसी के भी सोल को गुदगुदी महसूस होगी। अब इस पिंक फ्लेम के क्लस्टर को देख के शोयान कहता है, क्या यही ट्रू डेमोनिक फ्लेम एसेंस है? भले ही इस चीज का साइज बहुत छोटा हो, लेकिन किसी की भी इसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं होगी। और इस छोटे से क्लस्टर की ऐसी पावर है कि अगर ये गलती से भी कोई 6 स्टार टाउसिंग के एक्सपर्ट के बॉडी में भी एंटर कर जाता है तो फिर उनका भी नामो निशान नहीं बचेगा। अब शोयान उस डेमोनिक फ्लेम एसेंस के क्लस्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है और अभी के लिए शोयान के बॉडी के अंदर जो भी हेवनली फ्लेम थे वो खतरनाक तरीके से सर्कुलेट करने लगते हैं। अब अचानक से वो शोयान के पूरे बॉडी को कपड़ों की तरह कवर कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए बस बात कुछ ऐसी है कि शोयान की ये जो नई हेवनली फ्लेम जो कि 5 अलग अलग हेवनली फ्लेम के मर्जर से बनी है वो शोयान के बॉडी के ऊपर ही अभी प्रकट हो जाता है और इसका ग्लो इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने काफी ज्यादा डिम लगता है। अब इस टाइम के दौरान शोयान अपने हाथ को वेव करते हुए वो फायर लोटस को पकड़ लेता है। अब जिस पल शोयान के हाथों ने वो पिंक फ्लेम के क्लस्टर को टच किया था वो टैनी सी फ्लेम एकदम से फूलने लगता है। अब वो इंस्टेंट ही शोयान के पूरे बॉडी को रैप कर देता है और ये फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि इसके वजह से पूरे आसमान का कलर भी चेंज हो जाता है। अब अचानक से हुए ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से जूनर भी सरप्राइज होकर बोलती है, ब्रदर शोयान बी केयरफुल। अब वो देखती है इस टाइम के दौरान वो पिंक फ्लेम क्लस्टर एकदम से जल रहा है और उसके अंदर खड़ा हुआ शोयान एक ऐसे दर्द को महसूस कर रहा होता है जो कि अभी के लिए उसके दिल को चीर रहा हो, जिसके चलते इधर शोयान क्रेजी तरीके से अपने अंदर के हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के चारों तरफ सर्कुलेट करने लग जाता है। और शोयान कुछ टाइम पहले इसी चीज के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का फायर शोयान के बॉडी को पेनफुल करवा रहा है। और इसी टाइम पर ही शोयान को फील होता है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd रैंक को पोजेस करने वाला ये डेमोनिक लोटस फ्लेम कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। अब ये दर्द की वजह से शोयान के पूरे बॉडी को उसके ब्लड कवर कर लेता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट से खून रिलीज होकर उसी के बॉडी में ही चिपक जा रहे होते हैं। और अभी के लिए शोयान के बाल भी जल गए होते हैं। इसका मतलब शोयान अभी के लिए टकला हो गया है। और मैं तो गाइस एक्साइटेड हूँ शोयान
शोयान के ये टकले अवतार को देखने के लिए। जब ऑफिशियल एपिसोड्स आएंगे तो डेवलपर्स उसको ऑफ कोर्स टकला ही बनाएंगे ना। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और अभी के लिए शोयान की आंखों में से भी खून रिलीज हो रहे थे। अब इतना ज्यादा इंटेंस पेन को फील करने के बावजूद भी शोयान हंसते हुए कहता है मैंने आज इसी दिन के लिए ही इतना ज्यादा एफर्ट लगाया था, तो ये थोड़ा सा दर्द मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा। अब ये बोलते ही शोयान अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो पिंक फिल्म को सीधे के सीधे अपने मुंह के अंदर डाल देता है। अब वो फिल्म सीधे के सीधे उसके पेट में चला जाता है। लेकिन जिस पल ये डेमनी के सेंस शोयान के बॉडी के अंदर एंटर करता है, शोयान की बॉडी में प्रेजेंट हुआ एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर सेट भी जल बुन के राग हो जाता है। और आपको अगर याद ना हो, ये एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर सेट को शोयान ने गुगलान के हेवनली टूम से हासिल किया था, जिसको कि उसके एंसेस्टर शाओजुआन ने बना के उसे दिया होता है। और गाइस बस इतना ही नहीं, अभी के लिए शोयान के बॉडी में एक स्केल को हमें दिखाया जाता है, जो कि होता है फोनिक्स ड्रैगन एंशिएंट आर्मर। अब ये भी जल बुन के राग हो जाता है। अब शोयान के बॉडी के इंटेंस पेन कोई भी नॉर्मल इंसान को पागल करने के लिए काफी था, लेकिन शोयान अभी के लिए बिल्कुल भी अपने कॉन्शियसनेस को नहीं खोता। वो बस लगातार खुद के पावर्स के ऊपर रिलाई करता है। लेकिन शोयान ये सारे इंटेंस पेन को एंड्योर करके बस ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को प्यूरिफाई करना चाहता था। अब शोयान कहता है फ्लेम मंत्रा, इसे रिफाइन करो। अब उसके बाद हमें इंस्टेंट ही शोयान के हर एक बॉडी पार्ट से हमें इंटेंस टाउ के रिलीज होकर डेमोनिक फ्लेम के क्लस्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। भले ही फ्लेम बहुत ही ज्यादा ये डाउके का विरोध कर रहा हो, लेकिन तब भी शोयान के डाउके ने उसको फोर्सफुली रैप कर दिया होता है। अब जैसे ही ये फ्लेम मंत्रा के रिफाइनमेंट स्टार्ट होती है, ऐसा लगता है डेमोनिक फ्लेम एसेंस ने कोई चीज को नोटिस कर लिया हो, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से स्ट्रगल करने लगता है, जिसके चलते ये फ्लेम का टेम्परेचर और भी ज्यादा टेरिफाइंग होता जाता है। और अभी के लिए शोयान के बॉडी के ऊपर जो डाउकी होता है वो अभी के लिए जलने लगता है। और इस टाइम के दौरान शोयान के बॉडी की हड्डियां भी कमजोर होने के कगार पर पहुंच गया होता है। और अभी के लिए शोयान काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है दर्द के वजह से। और शोयान भी एकदम इंसान से खतरनाक मॉन्स्टर सा दिख रहा होता है। अब ये सारे सिनारियो को देखकर जूनर भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो पहली बार शोयान को अपनी आंखों से हेवनली फ्लेम को स्पैलो करते हुए देख रही थी। और अभी के लिए शोयान की हर एक चिल्लाने की आवाज उसके दिल में छुरी जैसा इफेक्ट को दे रहा था। भले ही उसका बॉडी ये पेन को सेंस ना कर पा रहा हो, लेकिन शोयान के हाव भाव को देख के उसको पूरा फील हो रहा था शोयान अभी के लिए कितना ज्यादा दर्द में है। अब जूनर समझ पाती है कि पिछले कुछ सालों से शोयान खुद ट्रेनिंग करते हुए कैसे इतना फास्टली खुद को डेवलप करता आ रहा है। भले ही सारे लोग शोयान के फास्ट ट्रेनिंग स्पीड को देखकर शॉक हो रहे हों, लेकिन दरअसल में पता नहीं होता कि शोयान ये स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए आखिर कैसी कैसी कीमत चुका रहा है। अब नीचे हमें दिखाया जाता है शोयान दोबारा से चिल्लाने लगता है। अब शोयान कहता है इसे रिफाइन करो, लेकिन भले ही शोयान चाहे कितने भी कोशिश कर रहा हो, उसका बॉडी लगातार डैमेज पे डैमेज होता जा रहा था। दरअसल ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है, जिसकी वजह से उसको अकेले में इसको प्यूरिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और अभी के लिए ये टेरिफाइंग हेवनली फ्लेम शोयान के पूरे बॉडी पार्ट में फैल गया होता है। इनफैक्ट उसका हार्ट भी इससे बचता नहीं है, और उसके लिए ये फ्लेम को अपनी बॉडी से बाहर निकालना भी इम्पॉसिबल हो गया था। अब शोयान सोचता है अगर चीजें इस तरीके से चलती रही तो काफी जल्दी मैं अंदर से खोखला हो जाऊंगा। अब इधर शोयान के दर्द को महसूस करके जूनर रोने लगती है। इसी टाइम पर जूनर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है अगर ये मैटर इस तरीके से चलता रहा तो फिर बिग ब्रदर शोयान का लाइफ नहीं बच पाएगी। अब ये बोलते ही जूनर धीरे धीरे करके वो फ्लेम क्लस्टर के अंदर जाने लगती है। अब जैसे ही ये फ्लेम के दायरे में कोई एक इंसान अचानक से एंटर करता है तो शोयान का दिमाग जो पूरे तरीके से नम हो गया था वो दोबारा से फिर से थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। अब उसकी आंखें हल्की सी खुलती हैं और उसके सामने उसको जूनर दिखाई देता है। और अभी के लिए जूनर बिना कोई परवाह के शोयान के पास प्रेजेंट हो गई थी। ये देखकर शोयान कहता है जूनर तुम। अब इतना बोलते ही वो फील करता है जूनर उसके बॉडी को
को हक कर ली है। ये देखकर शोयान भी जूनर को टाइटली हक कर लेता है। अब जूनर को अपना इतना करीब फील करके शोयान समझ जाता है कि आगे उसके और जूनर के बीच में क्या होने वाला है, क्योंकि हम सबको तो पता ही है जब शोयान ने सी हार्ट फ्लेम को प्यूरिफाई किया था और वहाँ पर मेड्यूसा प्रेजेंट थी, वहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। लेकिन अब शोयान सोचता है तब तो मैं अनकॉन्शियस स्टेट में थी, लेकिन इस बारी में जगा हुआ हूँ तो शायद ये सब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इधर जूनर शोयान को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके कान को बाइट करने लगती है और कहती है, जियान आप इसे तब रिफाइन कर पाओगे जब हम दोनों एक हो जाएंगे और साथ होंगे, तो प्लीज आप खुद को मत रोको। अब ये सुनने के बाद शोयान अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है नीचे का माग्मा एकदम फ्राइटनिंग लेवल पर पहुंच जाता है और नीचे से इरप्ट हो रहे फायर पिलर आसमान पर जाके बारिश की बूंदों की तरह फैल जाते हैं। और इधर जूनर को हक करने के बाद शोयान का कंडीशन थोड़ा बहुत सही हो जाता है। अब शोयान के बॉडी के अंदर का 3000 बर्निंग हेवनली फ्लेम की वजह से उसके बॉडी धीरे धीरे रिकवरी होने लगता है और अभी के लिए जूनर और शोयान एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एनर्जी दोनों के बॉडी में इक्वली डिवाइड हो जाता है। लेकिन पहले प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एनर्जी जूनर के बॉडी में ही एंटर करती है और इससे ओसन जैसे एनर्जी की वजह से दोनों के बॉडी का स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे करके राइज होने लगता है। हालांकि किसी को पता नहीं होता ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितना टाइम से इस दुनिया पर एग्जिस्ट करती आ रही है, लेकिन इसके अंदर की जो एनर्जी थी उसको किसी भी चीज में नापना इम्पॉसिबल है। अब पूरा एनर्जी 2 हिस्सों में बट जाने के बाद अब धीरे धीरे करके वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब शोयान के टेक्निक के मदद से प्यूरिफाई होने लगता है। और भले ही ये रिफाइनिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, लेकिन बिना डाउट के ये चीज पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी है। एटलीस्ट इस टाइम पर शोयान को कोई रास्ता तो दिखाई देता है। अब इन दोनों के अलावा ये पूरे डेमोनिक फ्लेम रियलम में लाइफ का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं होता। बस लगातार नीचे के माग्मा में से फायर पिलर ऊपर की तरफ शूट हो रहे होते हैं। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है इन दोनों के बॉडी के बाहर 3 कलर का गोला क्रिएट हो जाता है और ये होता है फायर स्पीयर। और ये 3 कलर होते हैं गोल्डन, पर्पल, ब्राउन और पिंक। अब ये तीनों कलर्स 3 तरीके की पावरफुल हेवनली फ्लेम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये तीनों कलर में से वो पिंक कलर सबसे ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा था, क्योंकि ये होता है हेवनली फ्लेम के 3rd रैंक वाला हेवनली फ्लेम। और इधर वो पर्पल, ब्राउन फ्लेम और गोल्डन कलर का फ्लेम बस छोटे छोटे एरिया को ही कब्जा कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो ब्राउन हेवनली फ्लेम और गोल्डन हेवनली फ्लेम अपने अपने एरिया को एक्सटेंड करने लगते हैं और सामने वो डेमोनिक फ्लेम जिसको शोयान ने पहले से ही कमजोर कर दिया था वो अब धीरे धीरे करके पीछे हटने की साइन को शो करने लगता है। अब एक दिन ऐसे दिखाया जाता है वो तीनों फ्लेम अपने अपने इक्वल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मिस्टीरियस इक्वल बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और शोयान जो कि ये स्पीयर के अंदर होता है वो ये इक्वल बैलेंस बनने के बाद अपनी आंखों को खोल देता है। अब वो कहता है फ्लेम मंत्रा रिफाइन। और इतने लंबे टाइम तक इंटरेक्ट करने की वजह से शोयान का हेवनली फ्लेम और ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ये दोनों ने ही अपने अंदर एक अजीब से कनेक्शन को बिल्ड कर दिया होता है। इस वजह से शोयान जैसे ही अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिव करता है ये दोनों तरीके की हेवनली फ्लेम मंत्रा की मेथड के हिसाब से ही सर्कुलेट होने लगती है। अब जब ये फ्लेम मंत्रा इस डेमोनिक फ्लेम को रिफाइन करने लगता है अचानक से आसमानों में हमें कई बदलाव दिखाई देते हैं और ये सारे के सारे काले बादल जो आसमान में प्रेजेंट थे वो बड़े से फायर बॉल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे का जो मैग्मा सी होता है उसमें बड़ी बड़ी वेव बन रहे होते हैं। हालांकि मैग्मा वर्ल्ड में ये बदलाव को शोयान भी सेंस करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। अब इतने बड़े लंबे रिफाइनिंग पीरियड के बाद वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से काफी ज्यादा फैमिलियर हो चुका है। अब जब इतनी हाई लेवल की हेवनली फ्लेम रिफाइन होगी तो काफी नेचुरल बात है कि ये नेचुरल फिलोमिना को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब शोयान देखता है अपने सामने प्रेजेंट हुआ ब्यूटीफुल सी जूनर को और जूनर अभी के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने ट्रेनिंग स्टेट में एंटर
कट चुकी होती है। अब शोयान फटाक से जूनर को टाइटली हक कर लेता है और अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए कहता है, जूनर, टाइम आ गया है कि जब हम दोनों अपने अपने रिवर्स को हासिल करें। अब जैसे ही शोयान के हैंड साइन कंप्लीट होते हैं, उसके बॉडी के अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक बीड जो अभी तक अपने आप को गार्ड कर रहा होता है, वो फाइनली रिफाइन हो जाता है। अब हमें फाइनली लिक्विड जैसी एक खतरनाक एनर्जी को शोयान के बॉडी के हर एक हिस्से को कवर करते हुए दिखाया जाता है। और इस टाइम पर शोयान की बॉडी के जितने भी मेरेडियस होते हैं वो सभी के सभी एनर्जी से भर चुके होते हैं और शोयान का बोन, मसल्स और सारे सेल्स ये सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब इधर अपने बॉडी को इस तरीके से एनर्जी से भरते हुए सेंस करके शोयान अपनी बॉडी को नीचे करके जूनर के हाथों को पकड़ लेता है और उसके बॉडी के अंदर के सारे वास्ट और माइटी एनर्जी अब धीरे धीरे करके जूनर के बॉडी में ट्रांसफर होने लगते हैं। अब इसे देखते देखते रिफाइनमेंट और आगे बढ़ने लगता है और इस टाइम के दौरान जैसे नहीं होता वो दोबारा से शोयान के बॉडी में लौट आता था और तो और ये वापस लौटने वाली एनर्जी और भी ज्यादा प्योर हो जाता है। लेकिन उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है। दरअसल ये फीलिंग होती है गोल्ड एम्परर इंसिरेटिंग हेवनली फ्लेम की। अब जैसे जैसे ये रिफाइनमेंट और भी आगे चलती है, दोनों शोयान और जूनर मिलके इस परफेक्ट साइकिल को बनाने लगते हैं। अब ये एंडलेस एनर्जी शोयान और जूनर दोनों के बॉडी को मजबूत करने लगता है। अब जैसे जैसे टाइम पास होता है, दोनों के ऑरा में बदलाव आने लगता है। अब जब ग्रेजुअली डेमोनिक फ्लेम का वो रेजिस्टेंस कम होता जाता है, वो बड़ी सी फायरबॉल जो कि आसमानों में तैर रहा होता है, उसके अंदर का वो वाइल्ड वायलेंस एकदम से वीक हो जाता है। अब इस फायरबॉल के अंदर शोयान और जूनर काफी अजीब तरीके से खुद के साथ लिपटे हुए होते हैं और इन दोनों के बॉडी पार्ट में एक भी कपड़ा नहीं होता। I mean, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे उन दोनों के बीच में आगे और क्या क्या हुआ होगा, लेकिन ऑथर ने ऑफ कोर्स ये सारे सीन्स के बारे में हमें नहीं बोला है। और गाइस, जब ये सारी चीजें हमें ऑफिशियल एपिसोड में दिखाया जाएगा वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे मेड्यूसा और शोयान का दिखाया गया था, राइट? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे करके शोयान और जूनर की बॉडी में लेयर आफ्टर लेयर एक गोल्डन पिंक क्रिस्टल बनने लगता है। अब एंड में जाके क्रिस्टल में बदल जाता है जिसके अंदर ये दोनों होते हैं। अब जैसे ही ये क्रिस्टल फॉर्म होता है, शोयान और जूनर का ऑरा पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अब फाइनली ये मैग्मा वर्ल्ड एकदम लाइफलेस हो जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है सेंट्रल फ्लेस के ऊपर और इस टाइम पर डेमोनिक फ्लेम को अपीयर होते हुए करीब करीब 1 साल हो गया था। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर भी ये डेमोनिक फ्लेम की खतरनाक कहानियाँ अभी तक भी लोगों के बीच में डिस्कशन करी जाती है। हालांकि ये 1 साल का टाइम बहुत जल्द सरपास हो जाता है, लेकिन इस 1 साल में सेंट्रल फ्लेस में बहुत कुछ हो गया है। अब जैसे ही इधर डेमोनिक फ्लेम के रियलम का दरवाजा बंद होता है, काफी जल्दी हॉल ऑफ सोल अपनी मेन हॉल की तबाही का बदला लेने के लिए स्काईमेंशन अलायंस के ऊपर हमला कर देता है और अलायंस की कई सारे सिटीज को वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन भले ही हॉल ऑफ सोल चाहे कैसे भी हमला कर रहा हो, ये स्काईमेंशन अलायंस बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देता है और अलायंस अपने ट्रू एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके खतरनाक तरीके से हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब बस 1 साल के अंदर ही अंदर ये दोनों बड़े बड़े फ्रैक्शन एकदम आग और पानी जैसे रिलेशन बिल्ड कर देते हैं। हालांकि दोनों ही पार्टीज को नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी तक फाइनल वॉर की स्टार्टिंग नहीं हुई होती है, क्योंकि अभी का स्काईमेंशन अलायंस पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि जिया और साउचेन जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स अभी के लिए स्काईमेंशन अलायंस के साइड में है और इनका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी हॉल ऑफ सोल के चीफ से वीक नहीं है, जिसकी वजह से इस टाइम पर हॉल ऑफ सोल के चीफ के पास भी उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्काईमेंशन अलायंस के हेडक्वार्टर के अंदर एंटर कर सके। और तो और भले ही वो पिल टावर के मिस्टीरियस एंसेस्टर फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर इस टाइम के दौरान ना रहे, लेकिन तभी भी उन्होंने मास्टर याओलाओ को एक तरीका बता दिया होता है जिसकी वजह से वो अहम मौके पर पिल टावर के एंसेस्टर को यहाँ पर समन कर सके और उनके साथ कांटेक्ट में जा सके। और अब जब स्काईमेंशन अलायंस के पीछे ऐसे अल्टीमेट पावरफुल एग्जिस्टेंस होते हैं, तो हॉल ऑफ सोल की भी ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि वो स्काईमेंशन अलायंस को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। खैर, ये सब रीजन की वजह से भले ही स्काईमेंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल के बीच में एक वॉर चल रहा हो, तब भी स्काईमेंशन अलायंस
एडवांटेज में नहीं जाती। अब धीरे धीरे अलायंस और भी मजबूत होने की साइन को शो करने लगता है। इस वजह से धीरे धीरे करके सेंट्रल फ्लेस के अंदर स्काई मेंशन अलायंस का रेपुटेशन एकदम पीक पर पहुंच जाता है। आखिरकार ऐसे बहुत सारे अलायंस क्रिएट हुए और फ्रैक्शंस क्रिएट हुए हैं, लेकिन वो कोई भी हॉल ऑफ सोल के खिलाफ ऐसे रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये अलायंस ने कई सारे लोगों को इमोशनल कर दिया होता है और जो बहुत सालों से सेंट्रल फ्लेस की ओवरलोड पोजीशन पोसेस करता आ रहा है, आई मीन हॉल ऑफ सोल ये ओवरलोड का पोजीशन मेंटेन करता आ रहा है, अब उन्हें अपने घुटने को धीरे धीरे करके स्काई मेंशन अलायंस की तरफ मोड़ना पड़ता है। लेकिन इस टाइम के दौरान हान क्लान हॉल ऑफ सोल का कुछ भी हेल्प नहीं करता और इधर हान क्लान के ऐसे रिएक्शन को देखकर मास्टर याओलाओ और बाकियों को ऐसा लगता है ये सभी उस एग्रीमेंट की वजह से है। हालांकि स्काई मेंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल के बीच में वर्ड चल रहा हो, तब भी मास्टर याओलाओ अपने कुछ एक्सपर्ट्स को वो डिमोनिक फ्लेम की डिसअपीयर होने वाले जगह पर तदारख करने के लिए भेज दिए होते हैं। तो गाइस, ये इन्वेस्टिगेशन से मास्टर याओलाओ को क्या पता चलता है और हमारा हीरो शोयान कब अपनी हीरोइन जूनर को लेकर सेंट्रल फ्लेस वापस लौटता है, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आज यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो बाय।